हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे ना पार्ट 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये ना फिजिक्स के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि फिजिक्स है ना तो इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो दो दो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी आपके लिए वीडियोस बनानी है। तो यहाँ पर मैं आपको जो फिजिक्स के सारे आंसर्स अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको 2 पार्ट में वीडियो पहले प्रोवाइड कर दी है, और जब ये पूरी हो जाएगी तो कंबाइन करके मैं हिंदी मीडियम के अलग इंग्लिश मीडियम के अलग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो सेक्शन हमारा है सी है, ठीक है, इसको मैं करवा रहा हूँ यहाँ से। फिजिक्स है, ठीक है, ये हिंदी में है, और यहाँ पर इंग्लिश में मैंने आपको सारे अच्छे से करवा दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो 26 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया पहला। तो न्यूमेरिकल है, ध्यान समझना। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कार है, वो एक्सीलरेट कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर पे 10 सेकंड में। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पर आप देख लो हिंदी में, आपको त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। यहाँ पर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो आपको एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, v माइनस यू अपॉन में टी। देखो साइंस में ना बहुत कम न्यूमेरिकल है, आप आराम से कर सकते हो अगर आपको थोड़े से फॉर्मूले अच्छे से आते हो। तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, देखोगे ना फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर इसने बोला है 36 से 72 हो जाते हैं, तो पहले वाले को यू बोलते हैं, बाद वाले को वी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये 36 है और ये 72, तो पहले वाले को यू बोलते हैं। तो आपको पहले यू जो है ना 36 है, ये किलोमीटर पर आवर में, आपको इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, और ये एक नंबर में भी आ जाता है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, 36 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 60 लिख देंगे, तो 2 जीरो कट गई, तो 6 6 36, 6 से 6 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो 36 का डबल है 72, हाँ है ना, तो डबल होगा 20। तो अब ध्यान समझिए 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब इसको कैसे बदलोगे, नहीं तो सीधा भी कर सकते हो 20, नहीं तो करके देख लो। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 लिखेंगे, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 60 लिखेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 6 से कटा 6 1 जा 6 6 टू 12 6 टू 12, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्योंकि सबसे पहले हमें दोनों को मीटर पर सेकंड में बदलना था। ठीक है, समझ में आई। तो अब बताओ v कितना है 20। ठीक है, ये देखो, और u कितना है हमारा 10, और टाइम कितना दे रखा हमें, टाइम यहाँ पर दे रखा था 10 सेकंड, तो अपन में 10 आ गया, तो 20 में से 10 गए 10, 10 बटे में 10 कट गया 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर एमसीक्यू, भले ही एमसीक्यू लेकिन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे हिंदी में भी देख लो, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइंड यहाँ पे करवा दिया, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पहले इसे हिंदी में देखो, ये कह रहा है जो वेग समय ग्राफ होता है ना, तो उसमें जो समय अक्ष वाला है उसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा ना, और जो ग्राफ होगा उसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या दिखाएगा, तो उसे दूरी और विस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में ये कह रहा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसमें जो टाइम एक्सिस होता है और जो ग्राफ के नीचे का एरिया है, ठीक है, वो जो है किसको शो करता है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। मैं आपको बता दूं, देखो ये वेलोसिटी है, नीचे टाइम होता है, और या तो इसको ऐसे बना लो या फिर इसको ऐसे बना लो, तो ये पूरा नीचे का क्या शो करता है, तो ये जो शो करता है, ये शो करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ठीक है, उसके बाद 28 क्वेश्चन है यहाँ पर। 28 में कह रहा है यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए जबकि उसके द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका वेग कितना होगा। देखो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल ही है, ये कह रहा है मोमेंटम है ना बॉडी का, वो डबल कर दिया गया है, मास उतना ही है, तो वेलोसिटी कितनी होगी। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला पता है ना मोमेंटम का, तो वो आराम से कर देगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूले को पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम यानी कि हिंदी में संवेग बोलते हैं, तो संवेग को पी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू वी। तो पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में। संवेग जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा में वेग होता है। ठीक है, इंग्लिश में जो मोमेंटम है ना, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। देखो मैं पता फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आएगा अपने आप कर लो। ठीक है, ध्यान से समझो अच्छे से, अगर नहीं समझा तो बेकार है। मोमेंटम को पी बोला जाता है,
इसको m, इसको v बोला जाता है। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि ना मोमेंटम को डबल कर दो, मास को वही रहने दो, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको अपनी तरफ से अमाउंट मान लेनी है। पहले आप मान लो मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम जो है आप 6 मान लो, आपने 6 मान लिया, ठीक है। अब मास तो उतना ही रहेगा, तो मास को m ही रहने दो। वेलोसिटी कितनी है, आपने 3 मान ली, ठीक है। तो अब आप इसे डिवाइड करो, तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो है ना वो कैसे होगी, ठीक है। तो अभी आपने 3 मानी, तो इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ बोला गया है कि मोमेंटम डबल हो गया, मोमेंटम डबल हो गया, मतलब अभी 6 था तो 12 हो गया। अब m तो उतना ही रहेगा, m आपका कितना निकला था 2, तो m की जगह आप 2 लिखो, तो आप v निकालो, कितना आएगा, 2 बटे में चला गया, तो कितना आ रहा है 6। तो देखो पहले आपका v कितना था, 3 था, तो अब आपका v कितना आ गया 6। यानी कि अगर मोमेंटम डबल होता है तो वेलोसिटी भी डबल हो जाती है। मैं आपको सीधा भी बता सकता था कि भाई डबल होगा, आंसर तो लिखा ही हुआ मैंने, है ना, सारे आंसर कर रखे हैं, लेकिन समझा दिया मैंने कि आप ऐसे अपने आप एक रकम मान के उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पता लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब आगे सुनो, नेक्स्ट है, ये कह रहा है जब कोई गेंद एक ऊंचाई से मुक्त पतंग से गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जब एक बॉल को नीचे गिरा जाता है, ठीक है, फ्रीली एक हाइट से, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाती है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है, तो टोटल मिला के जो इफेक्ट होते हैं वो नील हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के क्या बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। हिंदी में सुन लो, यांत्रिक ऊर्जा क्या बोल रहा है, तो जब हम किसी को नीचे फेंकते हैं ना, तो गतिज ऊर्जा जो है बढ़ने लग जाएगी और जो स्थिर ऊर्जा है वो घट जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझो। तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल जो एनर्जी है ना वो कांस्टेंट हो जाती है जब काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, और प्लस अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे तो दोनों को मिला के कांस्टेंट हो जाता है और वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेगा, स्थिर रहेगी। समझ में आ गया। फिर कह रहे जब तापमान बढ़ेगा तो हवा में ध्वनि की गति कैसे होगी। आप खुद नोटिस भी करते होंगे गर्मियों के दिनों में, ठीक है, जब टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है जैसे भी, तो साउंड की जो स्पीड है हवा में क्या करेगी, वो इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। और साउंड के लिए मीडियम चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप बताइए इनमें से वो कौन सी वेव है जिसको मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेशन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था साउंड जो होती है ना वो क्या करती है, मीडियम की उसमें आवश्यकता होती है। यहाँ पूछ रहा है कि किस तरंग को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि को ही जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर आएगा साउंड। और आपको मैंने बताया था ना कि जैसे एक बंद बीकर के अंदर साउंड की कोई हम कोई बजाने वाली कोई भी रख दे, जैसे घंटी रख दी, तो थोड़ी देर बाद साउंड आना बंद हो जाएगी, क्योंकि मीडियम उसका में बंद हो गया ना, एयर नहीं रही वहां। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर 32 क्वेश्चन है यहाँ पर, 32 यहाँ पे क्वेश्चन एसेशन रीजन वाला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन काफी टाइम आए हुए हैं। ये कह रहा है कि जो वेट होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो लेस होता है इक्वेटर पर पोल के मुकाबले। हिंदी में ये कह रहा है जो वस्तु का भार होता है वो विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, याद रखना, पोल पर जो होता है ना, पोल पर वो वेट ज्यादा होता है। जो जी की वैल्यू होती है ना, जी की वैल्यू वो पोल पर ज्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है। ये कह रहा है रीजन क्या है, वही लिखा है नीचे, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। जो मैंने बोला ना रीजन, वही लिखा है यहाँ पर। तो दोनों बातें ठीक है, एसेशन ठीक है, रीजन ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, ये वाला ए आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 33। ये कह रहा है जो पराध्वनियां होती है ना उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। आपने पढ़ा था ना 3 प्रकार से पढ़ा था, एक ऑडिबल रेंज, इनऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। तो जो अल्ट्रासाउंड जो होती है ना 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, रीजन भी सही लिखा है इसका, ठीक है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड होती है उसके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे किसी को पथरी है तो उसको तोड़ने के भी काम आती है, और भी बहुत सारी। तो दोनों बातें ठीक लिखी है, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर 34 ये कह रहे हैं बाइंड फोर्स किसे कहते हैं, और बताओ कौन कौन से फैक्टर हैं जो डज इट डिपेंड्स, जिस पे डिपेंड होता है। हिंदी में उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, किन कारकों पर निर्भर होता है। जब किसी वस्तु को ना पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबोते हैं तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, इतना याद रख लेना है, ठीक है।
अपवर्ड जो फोर्स लगता है ना किसी फ्लूइड को, जब उसे पानी में डुबोते हैं, है ना, किसी फ्लूइड में जब किसी चीज को डुबोते हैं ना, तो ऊपर एक फोर्स लगता है, उसी को बाइंड फोर्स बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना बाइंड फोर्स लगेगा, डेंसिटी पर और वॉल्यूम पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, द्रव के घनत्व पर और विस्थापित द्रव के आयतन पर। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है, फिर न्यूमेरिकल आ गया, तो देखो काफी न्यूमेरिकल आए हैं। और एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतनी है, तरंग दैर्ध्य इतना है, ठीक है, तो आपको इसका वेग निकालना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है आपको फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, वेवलेंथ इतनी दे रखी है, आपको स्पीड निकालना है। तो आपको क्या करना है, सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको सपोर्टिव मटेरियल में दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आप सपोर्टिव मटेरियल में देखोगे ना, ये रहा। ठीक है, और वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है, इसकी यूनिट ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर। सबकी ऐसे यूनिट अच्छे से कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में भी है, और आपको पता होना चाहिए कि जो तरंग दैर्ध्य है इसका सिंबल लैम्डा होता है, इसकी ऐसे यूनिट जो है मीटर होती है। ऐसे सारी ऐसे यूनिट कर लो, क्योंकि 2 या 3 नंबर में ऐसे यूनिट आनी है। ठीक है, तो ये देखो मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। फिर कह रहा है ध्वनि के बहुल परावर्तन के 2 उपयोग बताओ। मतलब ध्वनि का जो रिफ्लेक्शन होता है ना साउंड का, तो उसके बहुत सारे यूज हैं, आपने देखा भी होगा ये वाला चैप्टर में। ठीक है, ध्वनि के परिवर्तन के यूज बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, ये आप अच्छे से नोट करके रखना। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, और एको क्या होती है, ये रिवर्बरेशन क्या होता है, ये डिफरेंस याद कर लोगे ना, तो अपने 2 चीजें याद हो जाएंगी, ये आगे ये बता दोगे, ये आगे ये बता दोगे। ठीक है, तो ये आपने बहुत सारे चीजें पढ़ी होंगी। और अब आगे देखो, उसके बाद ये हमारा हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से दिखा भी दिया सपोर्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बोल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है रिप्रेजेंट क्या करता है, और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम इट। यही पूछ रहा है कि दूरी समय ग्राफ की जो ढलान है वो क्या दर्शाता है। तो जो ढलान है ना, वो स्पीड को दर्शाता है, चाल को, और सीधी रेखा वाला एक समान होगा, और वक्र रेखा वाला असमान गति। ठीक है, ये देखो ढलान गति स्पीड को दर्शाएगी, सीधी रेखा वाला एक समान, और वक्र रेखा वाला असमान गति। ठीक है, ये हो गया, ये जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर यहाँ पे दे दिया। अब मेरी बात, एक बात सुनो, देखो इससे मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप हो सके तो बना के भी दिखा दो। अगर स्ट्रेट में है तो यूनिफॉर्म हो गया, और अगर ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से इस चैप्टर को करवा रखा है, आप देख लेना। देखो अब उसके बाद ये कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके 2 एप्लीकेशन बताने हैं। तो वही आप बताओगे, जब किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्स करते हैं ना, फुल्ली या पार्शली, तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, और यह फोर्स जो होता है ना, पानी द्वारा हटाए के भार के बराबर होता है, उसी को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहते हैं। देखो एक प्रिंसिपल हमेशा आता है, या तो आइसोटोप पे आएगा, या आर्किमिडीज पर आएगा, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड पर आएगा। तो आप सारे प्रिंसिपल जो है ना वो पढ़ लो, और उसके जो है ना एप्लीकेशन पढ़ लो। एप्लीकेशन मतलब उसके फायदे क्या है वो पढ़ लो। तो इसका एग्जांपल पूछा है, जहाजों का तैरना पनडुब्बियों का डिजाइन बनाने के लिए काम आता है। और दूध की जो शुद्धता है ना, तो आपको इसमें भी दे रखा बुक में, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना ये, तो ये वाला है वो। ऐसे आप इंग्लिश मीडियम की बुक में भी देख लेना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल आएगा, या थोड़ी मास या वेट पर डिफरेंट अच्छे से कर लेना। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ये रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, और ये इसके प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब इसके एप्लीकेशन है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है कि संवेग को परिभाषित कीजिए। तो वही संवेग बताया था ना, द्रव्यमान और वेग वाला। ठीक है, गुणा करना है, तो आप यहाँ बता दोगे मोमेंटम के बारे में। और फिर मोमेंटम का जो लॉ है वो किससे जुड़ा हुआ है, सेकंड लॉ मोशन से जुड़ा हुआ है। तो मोमेंटम सेकंड लॉ मोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गति के दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे तीनों लॉ अच्छे से याद कर लेना। और जैसे पत्तियां जो होती हैं वो गिर के जाती, टूट के जाती है, कौन से नियम की वजह से वो बता देना। ऐसे मतलब बहुत से क्वेश्चन है, वो कर लेना। ये कह रहा है, अब देखो एक बॉल है, वो 0.5 किलोग्राम की है, और वो चल रही थी, तो 10 मीटर पर सेकंड फिर स्टॉप हो गई 0.2 सेकंड में। फोर्स बताइए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको बल निकालना है। बल निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले आपको ना त्वरण निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको मास दे रखा है। फोर्स निकालना है ना, तो जो निकालने के लिए बोल रहे हैं उसका फॉर्मूला अगर आपको आता है कर लोगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ठीक है, और ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपन में टी होता है।
अब यहाँ पर देखो ये चलकर रुक गई है, और जब कुछ चीज चलकर रुक जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो चलते चलते वो रुक गए, देखो लिखा ना 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और खिलाड़ी से 0.2 सेकंड में रोक लेता है, ठीक है। तो चलकर रुक गई, तो ये क्या कहलाएगा, जो चल रही होती है ना वैल्यू वो यू होती है, और फिर वो रुक गई तो रुकने का मतलब 0 हो गया। मैंने अच्छे से चीज समझा रखी है आपको। तो अब v कितना है 0, u कितना है 10, अपन में टाइम कितना है, यहाँ पे कितने सेकंड में रुकी 0.2 सेकंड, तो माइनस का 10 बटे में 0.2, इसे काटो, 0.2 पर चला गया, काटो कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है, माइनस का 50। अब उसके बाद अब क्या करोगे, इसको यहाँ पर हमने ए निकाल लिया, मास कितना दे रखा है इसका 0.5, तो अब आपको -50 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस का 25 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ भी लेता है कि नेगेटिव फोर्स हो सकता है, हाँ नेगेटिव फोर्स हो सकता है, ठीक है, फोर्स नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखो इस फॉर्मूले को लगाया था, अब ये बच्चे पता नहीं कर पाते कि v 0 कैसे आया, समझ में आ गया कैसे आया, जब कुछ चीज चलकर रुक जाए तो v 0 होता है, रुक कर चल रही है तो रुकी हुई चीज जब रुकी थी ना फिर वो चलने लगी तो u 0 होगा और उसमें v कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर वाली वीडियो देख लेना ना तो आपको फायदा मिल जाएगा, मैंने दोबारा से अपलोड कर दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो इसने बोला है यहाँ पे फिर से संवेग पूछ लिया, ठीक है, मोमेंटम पूछ लिया, तो अब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद अब इसने बोला है 1 जूल की डिफाइन दीजिए, जब 1 न्यूटन बल लगता है 1 मीटर विस्थापित करने में तो उससे हम क्या बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क कहते हैं। जैसे यहाँ 1 जूल बोला ना, ऐसे आपको और भी 1 न्यूटन किसे कहते हैं वो भी आप कर लेना। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए 1/2 mv², ठीक है, गति ऊर्जा का एग्जांपल पूछ रहा है। फिर ये कह रहा है ऊर्जा का संरक्षण नियम बताइए, यहाँ पे कम लिखा है लेकिन आपको जो पूरा लिखना है। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है, ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपको एनर्जी वाले जो चैप्टर है ना, एनर्जी वाले चैप्टर में अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसी में से चैप्टर में काफी रिपीट हो रहा है। ऐसे ये न्यूटन वाला ये भी आप पढ़ लेना, ये वाला जो बता रहा था ना न्यूटन वाला, ठीक है, क्योंकि ये रहा ऊर्जा का संरक्षण नियम, ठीक है, यहां से आप देख लेना, ठीक है। और मुक्त पतन का मतलब होता है जब केवल एक बल लग रहा हो गुरुत्वीय बल और कोई बल ना लग रहा हो तो वो फ्री फॉल होता है, ठीक है। ये देखो ये आ गया ना, दोनों को जोड़ा तो अचर हो गया, तो ये गति ऊर्जा प्लस ऊर्जा अचर हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये देखो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है लॉ कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रख लेना, ओके। चलो अब आगे सुनो, उसके बाद ये पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यूनिट क्या होती है वॉट होती है। तो ऐसे यूनिट सबके याद कर लो, जितनी भी एनर्जी होती है ना वर्क होता है उनकी जूल होती है, ठीक है। और वर्क किसे कहते हैं, ठीक है, वर्क जब हम किसी पे फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, वर्क, कार्य कहते हैं, ठीक है। कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाए उसे हम, ठीक है, कार्य कहते हैं। कंडीशन पूछा था तो कंडीशन बोलोगे बल और विस्थापन, दो चीजें चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन पूछ रहा है कुछ भी आपको पता ना उसके बारे में लिख के आना, छोड़ के कुछ भी मत आना। फिर देखो ये कह रहा है वर्क डन 20 किलो को उठाने में 2 हाइट है, तो बताओ कितना वर्क लगेगा, 20 किलो की चीज उठा रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर तक उठा रहे हैं, तो जब आपको m दे दिया और h दे दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, mgh। भले ही वर्क पूछ रहा है लेकिन फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का लग रहा है ना। और बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे तो वर्क पूछ लिया लेकिन ये मास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो फॉर्मूला तो यहाँ पे mgh लगा रहे हो, तो जो जितनी भी एनर्जी है ना उसमें वर्क वाला फॉर्मूला ही होता है। वर्क आप एनर्जी वाला लगाओ या वर्क वाला, बात एक ही होती है, जो चीज दे रही है उसी का फॉर्मूला लगाना है। 3 फॉर्मूला आप याद कर लो अच्छे से, एक तो 1/2 mv², एक mgh, ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला होता है F/s वाला, तो तीनों में से जो लगेगा वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गति ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान और वेग पर, तो 15 मीटर ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी, वही सेम पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है। अगर यहाँ पे बोल देते ना काइनेटिक तब भी हम ये लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था। तो चलो इस तरीके से पूरा मैंने आपको समझा दिया, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। खूब मन लगा के पढ़ो, पुरानी वीडियो देखो, एक मतलब पुराने पेपर की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में देखना,
1-1.5 घंटे, क्योंकि उसमें मैंने सपोर्ट क्या बुक क्या बहुत एक्स्ट्रा समझा रखा है, बहुत फायदा मिलेगा। और शुरू के 4 चैप्टर की भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर,